हेलो क्लास +1। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना सेकंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के जिक्र के बाद न्यूक्लियस का जिक्र आया था। मतलब न्यूक्लियस जो एग्जिस्ट करता है एटम में, उसकी एग्जिस्टेंस कैसे पता चली थी। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जे थॉमसन वो पहला बंदा था जिसने एटम की स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करी थी, जिसको उसने रिलेट किया था वाटरमेलन के साथ। कि जैसे वाटरमेलन में जो ब्लैक सीड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया था और बाकी का रेड पार्ट जो सारा एज ए पॉजिटिव चार्ज माना गया था, जिसमें हमारे पास उनको प्रोटॉन्स कह दिया गया था। बट इनका जो स्टूडेंट था रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर फिर से, क्योंकि जो जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर का जो बताया था एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल वो सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने एक ट्राई ली कि चलो मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे हो सकता है। अब सबसे पहली बात कि रदरफोर्ड मॉडल अगर हमने पढ़ना है तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ। रदरफोर्ड मॉडल, जिसके बारे में हमने आज मेन डिस्कस करना है। तो रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहले जो काम सोचा गया था वो ये सोचा गया था कि अगर हमें एटम की स्ट्रक्चर चाहिए तो हमें एक एटम की ज़रूरत है। एज यू नो कि एटम जो था बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उस टाइम भी और अब भी। अब इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल को लेना और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे एटम पे एक्सपेरिमेंट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी कोशिश करी गई। अब आप सबने सुना होगा जिसने मतलब बाकी क्लासेस में भी कि गोल्ड फॉयल एक ली गई थी रदरफोर्ड ने जो अपने मॉडल में ली थी। अब वो गोल्ड फॉयल ही क्यों ली गई थी, उसके अलावा कुछ क्यों नहीं लिया गया था, तो चलिए मैं उसके बारे में सबसे पहले बता देती हूँ। हुआ क्या था कि एक एटम के चक्कर में उन्होंने सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब हमारे पास अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, इसमें लेट अस सपोज कि ओके हम लोग थोड़ा सा अलग मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये एक मेटल सरफेस है, लेकिन इसमें बहुत ही छोटे छोटे एटम्स हैं, है ना। एटम्स हैं, बहुत छोटे छोटे एटम्स हैं। अब एक एटम को मतलब ढूंढना और उस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था, तो उन्होंने क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं, इस मेटालिक जो पार्ट लिया है मेटालिक पार्ट को हम लोग थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं। अगर एक्सपैंड हो गया तो डेफिनेटली एटम का साइज भी थोड़ा सा एक्सपैंड अगर होता है तो हम इजीली उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। बट ऐसा करने पे तकरीबन सारे के सारे जो मेटल्स थे वो टूट रहे थे एक्सपेंशन में। अब एक गोल्ड ही ऐसा था मेटल जिसकी एक्सपेंशन पे हमारे पास जो एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे हम लोग, मतलब हम लोग तो नहीं, खैर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तो हुआ क्या कि जैसे आप लोग बर्फ़ी खाते हो, स्पेशली काजू की बर्फ़ी खाते हो, तो उस पर एक कवर चढ़ा होता है सिल्वर कलर का, वो क्या आता है, सिल्वर कवर ही होता है ना, ठीक है। तो उसको बीट कर करके बहुत ही थिन लेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिस कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, मैलेबिलिटी। वैसे ही रदरफोर्ड के मॉडल में भी उसने क्या लिया था, गोल्ड फॉयल, ठीक है। और वो गोल्ड फॉयल का ही असली काम था इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, जिसपे उन्होंने एक एटम पे एक्सपेरिमेंट किया और उनको एटम की काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर समझ में आई, और जिससे रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस के बारे में भी बताया। चलो डिस्कस कर लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक तो लिया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना आपने 10th में पढ़ा है ना, जिसमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे एटम बॉम्ब ही है, वो क्यों इतना इफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। आपके जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियम, एक्टियम, सीजियम, थोरियम, ये सारे के सारे बहुत ही डेंजरस भी हैं और हार्मफुल भी हैं। अब रदरफोर्ड ने एक 2 एटम्स को एक्सपेरिमेंट किया, 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 2 एटम्स को एक्सपेरि
लिया एलिमेंट, कौन सा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये यहाँ पे हम शो कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उन्होंने लगा इस लेड बॉक्स में। अब ये बड़ा जरूरी है समझना कि लेड बॉक्स में ही क्यों रखा, लेड के बने बॉक्स में ही, क्योंकि लेड ही एक ऐसा एलिमेंट था जो इन रेज को कंट्रोल कर सकता था, मतलब कि वो इधर उधर इनको स्प्रेड आउट नहीं होने देगा। और जहाँ पे हमने थोड़ा सा होल क्रिएट करा है बॉक्स में, तो वहीं से बस रेज जो है पास कर पाएंगी। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेडिएशंस पास करें, ये जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अल्फा रेज। तो मैं इसको अलग पेन से लिख देती हूँ सो दैट तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ये थी आपकी अल्फा रेज जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकली। अब ये अल्फा रेज इधर उधर स्प्रेड ना हो जाए तो यहाँ पे स्लिट्स लगा दी गई। स्लिट्स क्या होती हैं, हमारे पास बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ही है जो रेज को एक स्ट्रेट लाइन में लेके जाएंगी, इधर उधर जाने से प्रिवेंट करेंगी। अब ये रेज तो चलो सीधी जा रही थी, अब ये रेज सीधी जाके किस पे पड़नी थी, गोल्ड फॉइल पे। यहाँ पे था एक गोल्ड फॉइल, ये हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। चलो ये बन गई अपनी गोल्ड फॉइल, ये रेड कलर की हमने बना दी है, गोल्ड की तो नहीं बना सकते, चलो गोल्ड फॉइल बना दी। अब इसके यहाँ पे सर्कुलर एक सफेयर बनाया गया था, किसका, सर्कुलर रिंग एक बना दी गई थी जिंक सल्फाइड की, ठीक है। और यहाँ पे कोटिंग कर दी गई थी लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड रेज में और नॉर्थ रेज में आपकी कोटिंग कर देते हैं लास्ट में, सो दैट कि हमें रेज तो नज़र नहीं आ रही, कोई पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ स्ट्राइक होगा तो ये है कि इस कोटिंग से वहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी और हमें पता चलेगा कि कुछ तो आके स्ट्राइक करा है। तो जिंक सल्फाइड की ये बना दी गई सर्कुलर रिंग हमारी, जो कि गोल्ड फॉइल को सराउंड भी कर रही थी। और इसका एक और रीजन था सर्कुलर रिंग लेने का, सो दैट कि हमारे पास जो रेज आ रही है अल्फा रेज, वो सीधी की सीधी आके इस गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़े, कहीं और इधर उधर ना चले जाएं, जिसकी वजह से भी हमने ये सर्कुलर शेप यहाँ पे एक काउंटर लिया था। अब अगर मैं ये वाला गोल्ड फॉइल थोड़ा सा यहाँ पे कर रखती हूँ, तो अब इसको समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों को सिंपली समझाऊंगी ऐसे तो इतना समझ में नहीं आता, मैं सिर्फ आपको अब ये चीज़ समझाऊंगी कि हमें पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये जो अल्फा रेज होती हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमें ये भी पता है कि अगर सेम चार्जेस की बात करें तो वो हमेशा आपस में रिपेल करेंगी, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हमेशा रिपेल करते हैं। और अगर डिफरेंट ऑपोजिट चार्जेस की बात करें, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में रेज कुछ तो ऐसी थी जो सीधा यहाँ तक पहुंची और सीधा वापस। अब यहाँ पे आपको एज्यूम करवाती हूँ कि ये अगर आपकी पूरी गोल्ड फॉइल है, ठीक है, तो लेट अस सपोज कि आपका यहाँ पे एक एटम पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया। अब इस एटम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सपोज करना है आपने। अब यहाँ से कुछ रेज सीधी जैसी आई वैसी ही वापस, ठीक है। कुछ रेज जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट इधर एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गई, ज्यादातर रेज जो थी वो हमारी इधर इधर मतलब इस पोर्शन में यहाँ पे स्ट्राइक करें रेज, ठीक है। तो यहाँ से तीन रिजल्ट्स आ रहे थे सामने। पहला रिजल्ट कि एक जो स्ट्रेट रे आ रही है आपकी अल्फा, वो सीधी जैसे आ रही है वैसे ही ग्रेट रिपल्शन फोर्स से वापस।
दूसरी रिजल्ट ये था कि ज़्यादातर हमारे पास स्ट्रेट लाइन जा रही थी और ज़्यादातर हमारे पास जो देखने को स्ट्राइक मिल रही थी रेस की वो यहाँ पे सेंटर पे मिल रही थी। तीसरा ये कि हमारे पास कुछ एंगल से भी रिफ्लेक्शंस मिल रही थी। अब यहाँ से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि हमें पता है कि अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑफ कोर्स अगर बहुत ग्रेट रिपल्शन के साथ वो वहीं से वापस हो गई है रेस, तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे जहाँ से ग्रेट रिपल्शन हुई है यहाँ कहीं पे ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। और वो रिपल्शन इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि एटम में अगर जितना भी पॉजिटिव पार्ट के बारे में बात करें वो सारा उसी एक छोटे से एरिया में है। तो यहाँ से उसने कंक्लूड किया कि एटम में हमारे पास जितना भी पॉजिटिव चार्ज रहता है वो एटम के सेंटर में रहता है और उस सेंट्रल पार्ट को उसने नेम दिया न्यूक्लियस। मतलब ये जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट था न्यूक्लियस, इसको बोल दिया गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बाकी जो उसने रिजल्ट्स निकाले थे रदरफोर्ड ने, वो ये बताया कि ज़्यादातर हमारी जो रेज हैं स्ट्रेट जाती हैं। इसका मतलब एटम में बहुत सारी जगह जो है वो खाली भी होती है, मतलब कि वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सेंटर पे सारा है तो नेगेटिव सारा उसके आले दुआले में मतलब सराउंडिंग्स में स्प्रेड आउट हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जानी थी, ऐसा नहीं है। तो इससे उसने ये कंक्लूड किया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो जे थॉमसन ने बताए थे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे सराउंडिंग में घूम रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। तो ये 3 कंक्लूजन्स उसने निकाले। एक तो खाली जगह बताई एटम में मैक्सिमम, दूसरा पॉजिटिव चार्ज सारा किसमें बताया न्यूक्लियस में सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, तीसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज जितना भी है एटम का वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये 3 कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने बताए थे, जिसमें से बाद में उसकी कुछ लिमिटेशंस भी बन गई थी जो कि फर्दर सॉर्ट आउट करी थी हूवर ने। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे अब बता दूं एक बार कि अगर ये हमारा एटम है तो यहाँ पे हम लोग ये ग्रीन कलर का शो कर लेते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ कहीं पे हम लोग शो कर लेते हैं सराउंडिंग्स, मतलब जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने बेसिकली शेल्स तो नहीं बताए थे, उसने मेन यही बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, कि अगर ये मान लो इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है, ठीक है, जिसमें ये न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, ये एटम, और यहाँ पे कहीं पे रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो ये रदरफोर्ड ने ये सारा कुछ बताया था। अब इसकी लिमिटेशंस जो थी ना, सबसे बड़ी लिमिटेशन यही बन गई थी। न्यूक्लियस का केस सक्सेसफुल हो गया, एटम में चलो जगह खाली होती है ज़्यादा, वो भी सक्सेसफुल हो गई, बट ये जो इलेक्ट्रॉन की कहानी थी ना, जो वो अच्छे से नहीं बता पाया था, यहीं पे आके वो फंस गया और यही लिमिटेशन बन गई रदरफोर्ड की। वो ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूक्लियस में। अब कैसे पॉसिबल है कि पॉजिटिव चार्ज सारा इधर पड़ा हुआ है और नेगेटिव चार्ज उसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्यों वो घूमे जा रहा लगातार अराउंड द न्यूक्लियस? ये इसकी बन गई पहली लिमिटेशन। दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि चलो मान लेते हैं कि वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा किसी रीजन के कारण, लेकिन वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो भाई एनर्जी भी तो उसकी जाती होगी, और अगर एनर्जी जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए जिसपे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म और वो ड्रॉप कर गया, मतलब गिर गया, किसमें? न्यूक्लियस में। तो फिर भी अनस्टेबिलिटी शो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं शो हो रहा। तो ये 2 चीज़ें जो थी सबसे बड़ी लिमिटेशंस बन गई रदरफोर्ड मॉडल की, जिसकी वजह से हमारे सिलेबस में से भी ये
सब कट आउट करने के चक्कर में हैं सारे CBSE वाले, लेकिन फिर से ये इंक्लूड कर दिया गया टॉपिक, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। तो अच्छे से प्लीज़ बेटा इसको पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर 9023241112। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें हमारे न्यूक्लियस की जो एग्जिस्टेंस थी एटम की वो सामने आई, राइट। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट जो दिया गया था वो ये था कि एक एटम में इससे कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर सेम है तो न्यूक्लियस का मास और बाकी एटम का मास ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए था, बट न्यूक्लियस का जो हमारे पास वेट कह लो वो ज़्यादा था, मतलब डबल था एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या रेस्ट पार्ट ऑफ द एटम। अब वो डबल था, इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि या तो इसमें प्रोटॉन्स हैं एक्स्ट्रा, मतलब हमारे पास सेम नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन डबल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर प्रोटॉन्स डबल होते हैं तो प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज है, तो इतने पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करना चाहिए था एक दूसरे से। तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर जाते हैं तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत बड़ा हमें मिलना चाहिए, ये तो 10⁻⁻15 मीटर फर्मी है, तो ये कैसे। तो उन्होंने बोला, कंक्लूजन निकाला गया वहाँ पे तब कि जो पार्टिकल्स एक्स्ट्रा हमें मिल रहे हैं वहाँ पे उनके ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्जेस यूँ नहीं कर सकते। तो फिर बोला गया कि अगर पॉजिटिव नहीं है तो बचा तो एक ही नेगेटिव चार्ज, तो कहते चलो नेगेटिव चार्जेस यूँ कर लेते हैं फिर इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं। तो फिर से ये कंक्लूजन निकाला गया कि अगर हम लोग नेगेटिव चार्जेस यूँ करते हैं एक्स्ट्रा पार्टिकल्स के ऊपर जो कि न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स के साथ, तो उनमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है उनमें, बहुत ही कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, और इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस का साइज जो है वो और भी छोटा होना चाहिए था। बट 10⁻⁻15 फर्मी जो उसका साइज है ऑलरेडी बहुत छोटा है, इससे छोटा साइज एग्जिस्ट ही कैसे करेगा, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स पे ना तो पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर पाए हम लोग ना नेगेटिव। तो एंड में कंक्लूजन क्या निकाला गया कि ये चार्जेस पे हम ये पार्टिकल्स पे हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते, मतलब इनको न्यूट्रल रख देते हैं, नो चार्ज। और ये एक्स्ट्रा पार्टिकल को आपको पता क्या बोला गया, न्यूट्रॉन्स। सो इसी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, जिनके बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको मैं बता दूं कि हमारे पास ये जो टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल और इससे पीछे जे थॉमसन और उसके पीछे वाले कैथोड और एनोड रेज जो टॉपिक थे, ये आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप आगे जो चैप्टर है वो अच्छे से नहीं समझ पाओगे। सो प्लीज़ आप ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो। एंड आई एम कंक्लूडिंग अगेन कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, यस विलियम्स ग्रुप ने, और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी जो आज मैंने बताई, चैडविक ने। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं, किसने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की, बस इनके मासेस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बी एट होम, थैंक यू वेरी मच।